अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये इंशाल्लाह ये हमारे सेकंड ईयर का तीसरा क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ना, जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास क्या है, कूलम्ब लॉ है। कूलम्ब लॉ कि कूलम्ब लॉ की ज़रूरत हमें क्यों आई और इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं। कूलम्ब लॉ तो पहले हम कूलम्ब लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करते कि व्हाट इज कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ को समझने से पहले कुछ चीजें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है और वो पॉइंट्स यहां पर समझाना बहुत जरूरी है, तभी आप कूलम्ब लॉ को समझेंगे। उसमें जो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट कि भाई हमने एक चीज को समझना है कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज वैसे फिजिक्स में जब हम पॉइंट की टर्मिनल यूज करते हैं ना, पॉइंट का मतलब क्या होते हैं? जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब वो किसी चीज से नहीं बना होता, उसके अंदर मजीद पार्टिकल नहीं होते। तो क्या ऐसा कोई पार्टिकल है जिसको हम एज ए पॉइंट कह सकते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसी चीज से नहीं बना हुआ है, उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन शुड बी टेकन एज ए पॉइंट चार्ज, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पॉइंट चार्ज वो होता है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, आसान, जिसका साइज क्या होता है? साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? 0 होते हैं, और जिसके नो इंटरनल स्ट्रक्चर। ये मैं पॉइंट की डिफिनेशन कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पर हम फिजिक्स में जब पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज, तो मैं उसका एक जिंदा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये दो स्पेयर हैं, दिस इज स्पेयर ए, इस पे चार्ज पॉजिटिव है। इस स्पेयर का जो रेडियस है आर ए वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इस स्पेयर के सेंटर से लेकर दूसरे स्पेयर के सेंटर तक, फॉर एग्जांपल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डी, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन स्पेयर टू द सेंटर ऑफ अनदर स्पेयर, वो जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 100 मीटर। इस स्पेयर का नाम है, इसका साइज है आर बी, इसका साइज भी है 10 सेंटीमीटर। तो आप देखिए स्पेयर ए और स्पेयर बी, चलो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। स्पेयर ए का साइज कितना है? रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। बी का साइज कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस ज्यादा है कि इनका साइज ज्यादा है? नहीं, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इनका जो साइज है वो तो बहुत छोटा है। सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी 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 लार्ज, is the size of what? Size of charges, size of sphere A and size of charge body या size of charge sphere, charge sphere। तो यहां पर स्पेयर A जो है ना, स्पेयर A वो एक चार्ज बॉडी है। स्पेयर A वो क्या है? वो एक पॉइंट चार्ज है। इट शुड बी टेकन एज ए पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज हम ले सकते हैं। इसी तरह स्पेयर बी जो है, स्पेयर बी जो है
इसको भी हम ले सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज. So when the distance between the two charges is very large as compared to the size of individual charge body, these charges should be taken as a point charge. So D is the distance between the two charges, which is very large as compared to size of charge sphere. Sphere A and sphere B are point charge. बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? बेहतरीन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन इज ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रॉन इज ए व्हाट? इज ए पॉइंट चार्ज. एक तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है. क्या हम प्रोटॉन को एज ए पॉइंट चार्ज ले सकते हैं? यस, अगर हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं. प्रोटॉन का तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो तो क्वार्क से बना हुआ है. लेकिन अगर हम उसको थोड़ा इग्नोर करें और उस पर चार्ज की बात करें, प्रोटॉन की अपने साइज की बात करें, तो फिर हम ले सकते हैं प्रोटॉन को भी एज ए पॉइंट चार्ज ले सकते हैं. वी कैन टेक प्रोटॉन एज ए पॉइंट चार्ज. सही है, ले सकते हैं. अगर हम दो प्रोटॉन हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो वी कैन टेक इंडिविजुअल प्रोटॉन एज ए पॉइंट चार्ज. और ये पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की दूसरी बात सुनिए. ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्या है? पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड व्हाट, नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो हम कूलम लॉ में जिन चार्जेस की बात करेंगे, कूलम लॉ में हम जिन चार्जेस की बात करेंगे, वो चार्जेस क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे व्हाट? वो कहलाएंगे पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस. पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस. हम कूलम लॉ में जिन चार्जेस की बात करेंगे, कूलम्स लॉ की बात करो, तो कूलम लॉ में हम जिन चार्जेस की बात करेंगे वो कहलाएंगे पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस. पॉइंट चार्ज तो आपने सीखा. स्टेशनरी का मतलब है रेस, के दो पॉइंट चार्जेस होंगे और वो रेस में होंगे. फिर उस पर हम कूलम लॉ अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह वो रिजल्ट बिल्कुल सही देगा. फिर इसमें एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं व्हाट? सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज नाम ही काफी है. सोर्स जो देता है, सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट. तो सोर्स चार्ज वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहां पर वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके. तो सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज ये क्या है? ये चार्ज responsible for what? Responsible for what? For creation of what? Creation of electric field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है एक रीजन में, एक इलाके में, उसको क्रिएट करता है. हम आमतौर फिजिक्स में जब सोर्स चार्ज की टर्मिनल यूज करते हैं तो वो हम यूज करते हैं व्हाट? पॉजिटिव चार्ज के लिए. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए हम जो टर्मिनल यूज करते हैं पॉजिटिव, उसके लिए हम यूज करते हैं सोर्स चार्ज. हम नेगेटिव चार्ज के लिए सोर्स की टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं. यूजुअली हमारे बुक में नेगेटिव चार्ज के लिए हम सोर्स की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते, उसके लिए हम दूसरी टर्मिनोलॉजी. लेकिन सोर्स की टर्मिनोलॉजी, सोर्स की टर्मिनोलॉजी हम किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज करते हैं. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं. तो फिर हम नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? नेगेटिव चार्ज के लिए हम यूज करते हैं सिंक.
नेगेटिव चार्ज के लिए हम यूज करते हैं सिंक, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं वो उससे स्प्रेड होता है आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो फिर उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सिंक। हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं व्हाट, सिंक की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। वी यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट, सिंक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फॉर द नेगेटिव चार्ज। सो करंट टर्मिनोलॉजी इसके लिए हम यूज करते हैं सिंक, और पॉजिटिव चार्ज के लिए हम यूज करते हैं सोर्स। दोनों फील्ड क्रिएट करते हैं, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, बट वन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, दूसरा क्रिएट करते हैं इनवर्ड। सही टर्मिनोलॉजी ये है। सिंक का मतलब है डूबना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डूबते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो निकलते हैं। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो सोर्स चार्ज, द चार्ज विच इज, इसमें हम साइज की बात नहीं करते, तो वो चार्ज जिसका असर होता है, जिसका ताकत होते है, जिसका असर होता है उस इलाके में, तो उसके लिए आप यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी व्हाट, सोर्स चार्ज। दूसरी टर्मिनोलॉजी आप जब यूज करते हैं वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, तीसरी टर्मिनोलॉजी टेस्ट चार्ज। थर्ड नंबर टर्मिनोलॉजी टेस्ट चार्ज, नाम ही काफी है, चार्ज विच इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे क्या पता है कि इस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज को लाऊं और उस पर फोर्स लग गया तो मुझे पता चल गया कि यहां पर इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, इसके लिए हम स्पेशल सिंबल यूज करते हैं क्यू, और उसके नीचे लगाते हैं ये क्यू नॉट। तो टेस्ट चार्ज भी तकरीबन साइज के लिहाज से क्या होते हैं, साइज के लिहाज से जीरो होते हैं। मतलब जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो ये बहुत कम रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, हम क्या यूज करते हैं, चार्ज, चार्ज विच इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर प्रेजेंस ऑफ व्हाट, presence of electric field in a region, presence of what, electric field in a region। एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम जो चार्ज यूज करते हैं उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। दिस इज ए सिंपल डिफिनीशन ऑफ व्हाट, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज सिंबल है क्यू नॉट, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। क्यों, क्योंकि जब टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं, माइकल फेराडे ने ये कहा था कि टेस्ट चार्ज शुड बी टेकन पॉजिटिव ऑलवेज। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। जब टेस्ट चार्ज को आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो फिर इसके टेस्ट चार्ज के जरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को मालूम करना आसान भी है और करेक्ट भी होता है। Why we take test charge as a positive? Because we can easily measure the force and electric field in that region if we take the test charge as a positive। आसानी से मालूम कर सकते और करेक्ट मालूम कर सकते, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई एग्जांपल है टेस्ट चार्ज का? यस, प्रोटॉन शुड बी टेकन एज ए पॉइंट चार्ज, इट इज ए टेस्ट चार्ज। Proton is a test charge particle। ले सकते हैं क्या टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यस बिल्कुल होता है। टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, बहुत कम। यानी सोर्स चार्ज या सिंक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाते हैं वो तो आप इस तरह कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रीजन में होते हैं, आसमान तक होता है।
लेकिन टेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो अप टू फ्यू मिलीमीटर या सेंटीमीटर के इलाके तक पैदा हो जाते हैं, एरिया तक पैदा हो जाते हैं, वो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, लेकिन वो कितना होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं, यू कैन इग्नोर इट। अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहते हैं तो फिर तो आप इसके जरिए से टेस्टिंग नहीं कर सकते। टेस्ट तो हमेशा छोटे चीज के जरिए से होती है। तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, साइज के लिहाज से ये छोटा होगा। हम टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं? जस्ट टू चेक हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन वी यूज ए चार्ज, दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। शायद मेरी ये बातें आपको समझ आ रही हैं। आपने टेस्ट चार्ज को समझा, पॉइंट चार्ज को समझा, और अब आते हैं कूलम लॉ की तरफ। कूलम लॉ क्या कहते हैं? कूलम बाबा क्या कहते हैं? कूलम बाबा क्या कहते हैं? कूलम बाबा ये कहते हैं ना, कूलम बाबा ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक रीजन में पॉइंट चार्ज है, फॉर एग्जांपल दोनों या पॉजिटिव हैं या दोनों क्या है? नेगेटिव हैं। इस चार्ज को मैं नाम देता हूं Q1, इस चार्ज को मैं नाम देता हूं Q2। ठीक है, पॉइंट चार्ज ऑलमोस्ट स्फीयर में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। पॉइंट हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, और जो स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। इसलिए कूलम लॉ जब आप 4πr² देखेंगे वो इस स्फेरिकल शेप की वजह से होता है। तो कूलम लॉ ये कहते हैं कि इन दो चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r, इट इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आप कहां से लेते हैं? इट शुड बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन चार्ज टू द सेंटर ऑफ व्हाट? अनदर चार्ज। दिस इज कॉल्ड r। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन चार्ज टू द सेंटर ऑफ अनदर चार्ज। दीज आर पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, पॉइंट स्टेशनरी चार्ज। तो कूलम लॉ ये कहते हैं कि इन दो के दरमियान फोर्स है, लेकिन कूलम ये कहते हैं कि उस फोर्स को आप किस तरह मेजर करोगे? तो वो कहते हैं कि कूलम लॉ के जरिए से। इसके लिए अपैरेटस क्या यूज करेंगे? टॉर्शन बैलेंस यूज करोगे। तो कूलम ये कहते हैं कि यस, विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ यू कैन मेजर द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, कि इनके दरमियान ये फोर्स कितना है। तो कूलम बाबा ये कहते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स हैं, इन पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान फोर्स हैं। उस फोर्स को आप किस तरह मालूम करोगे? इफ वी कीप द डिस्टेंस कांस्टेंट। तो वो ये कहते हैं कि इन दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? देयर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट। जितना इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना इनके दरमियान ये फोर्स ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस चार्ज को मैंने 2 कर दिया और इसको भी मैंने 2 कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। अगर इस चार्ज को मैंने 3 किया और इसको भी 3 किया तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम, यानी 9 न्यूटन। अगर इसको मैंने 4 कर दिया, ये भी 4 हो गया तो कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन। लेकिन अगर एक चार्ज को मैंने 2 किया और दूसरे को मैंने चेंज नहीं किया तो फिर फोर्स कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। जितना इन चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फोर्स होगा दोनों के प्रोडक्ट की वजह से होगा, एक चार्ज की वजह से नहीं होगा। ये नहीं है कि एक चार्ज बड़ा है दूसरा छोटा है, जो बड़ा चार्ज है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और जो छोटा चार्ज है वो कम फोर्स। नहीं 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 नहीं, इट्स ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जितना आप इनके प्रोडक्ट की वजह से, मल्टीप्लिकेशन की वजह से चीजें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एडिशन की वजह से चीजें बढ़ जाती हैं। यहां पर चार्जेस का प्रोडक्ट है, जितना इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो जाहिर बात है रिजल्ट ज्यादा आएगा, फोर्स। और रिजल्ट क्या है? फोर्स है। सो इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस द फोर्स विल इंक्रीज। और सेकंड ये कहते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जितना इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, अगर आप इनके दरमियान ये डिस्टेंस को ज्यादा करोगे तो जाहिर बात है
अगर आप दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को ज्यादा करोगे तो फिर ये दूसरे पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे या कम? नहीं, अब ये एक दूसरे से दूर है तो ये एक दूसरे पे फोर्स कम लगाएंगे। तो उसने ये कहा कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो मैं कूलम लॉ को लिखता हूं कि उसका जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह लिखेंगे, वो इन दो बातों में है। कूलम लॉ ये कहते हैं स्टेटमेंट, कूलम लॉ का स्टेटमेंट ये कि द फोर्स between two point stationary charges, the force between 2 point stationary charges directly proportional to what? Proportional to what? To the force between 2 point stationary charges directly proportional to what? The product of magnitude of charges। यानी इसका मतलब ये है कि इन दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है उसका चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितने चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इनके दरमियान ये फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लॉ। सो द फोर्स बिटवीन 2 point stationary charges directly proportional to what? The product of magnitude of charges। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डायरेक्ट रिलेशन है। और सेकंड क्या कहते हैं? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोर्स की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू square of distance between Q1 and Q2, that is what? That is F is inversely proportional to what? R square। This is equation number 2। और थर्ड पॉइंट जो बहुत से टीचर नहीं लिखते लेकिन जरूरी है, एंड दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining these charges। ये थर्ड पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा आगे। एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज चार्जेस, ये मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, ये आसान है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में मैंने ये पॉइंट क्लियर किया है। सो दिस इज द कूलम लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम लॉ। इस कूलम लॉ के जरिए से आप क्या करते हैं? दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को मालूम करते हैं। अगर आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड गिवन है, इनके दरमियान डिस्टेंस है, यस यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो अब इससे इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। तो चलिए कंबाइन 1 and 2।
क्वेश्चन 1 और 2 कंबाइन करते तो आपके पास आ जाएगा एफ Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम लॉ। इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया और यहां पर जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट आर। दिस इज ए कूलम फोर्स, कूलम्बिक फोर्स और द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब के की बात करते हैं, के की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। के की वैल्यू जब हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे तो ये के की वैल्यू डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, पहले ये डिपेंड करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे, और सेकंड मीडियम बिटवीन चार्जेस। सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ यूनिट से ये मतलब है कि आप कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल से ये सिस्टम कौन सा यूज करते हैं। तो अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूज करते हैं तो सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, ये है। और मीडियम क्या यूज करते हैं, एंड मीडियम क्या है, इन दो चार्ज के दरमियान मीडियम क्या है, मीडियम इनके दरमियान क्या है, वैक्यूम है, यानी कुछ भी नहीं है। फिर के की वैल्यू बराबर है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते, पाई की वैल्यू है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। जब ये सब कैलकुलेशन आप करते हैं तो फिर आपके पास के की वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁻9। और कूलम लॉ से आप इस के का यूनिट निकाल सकते हैं, के को इधर छोड़ें, आर को इधर शिफ्ट करें, क्यू को इधर शिफ्ट करें, तो आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू इन यूनिट ऑफ व्हाट, के। तो अगर के की वैल्यू हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, लेकिन दो चीजों पर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट में और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूज करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, चार्ज का यूनिट है कूलम, और इन दो चार्ज के दरमियान वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो फिर के की वैल्यू बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी वैल्यूज पुट करें, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ के इन अ सिस्टम इंटरनेशनल, सरकारी आदाद शुमार में फिर इसकी वैल्यू ये है। लेकिन उस जमाने में तो सीजीएस सिस्टम बहुत पॉपुलर था, तो फिर सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू क्या है, फिर 1 है। तो सीजीएस में तो फिर कूलम लॉ इस तरह बन जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट, आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम लॉ इन सीजीएस। फिर तो कूलम लॉ इस तरह बन जाएगा। लेकिन अगर सीजीएस की बात नहीं करते और सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड, यानी फॉर SI सिस्टम। तो फिर कूलम लॉ ये है, इन वैक्यूम चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट, आर स्क्वायर। ये देखो आपके कूलम लॉ में ये क्या आ गया, इधर देखो, इसको थोड़ा कंबाइन करते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर Q1 Q2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज कूलम लॉ। ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ स्फेरिकल शेप। पॉइंट चार्ज हमेशा स्फेरिकल होता है, तो उसके एरिया को आप जरूर कंसिडर करेंगे, सही है, क्योंकि पॉइंट चार्ज हमेशा स्फेरिकल शेप में होते हैं और स्फीयर का एरिया क्या होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होते हैं।
So this is the Coulomb law. This is the Coulomb law in vacuum, free space. वैक्यूम का मतलब ये है कि दो चार्ज के दरमियान कोई मॉलिक्यूल, कोई दूसरा एटम, कोई इंसान, कोई हैवान, कोई गद्दा, लड़की, लड़का, कोई कुछ भी नहीं है। तो अगर द Coulomb लॉ इन वैक्यूम किसके बराबर आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट? R स्क्वायर। दिस इज द Coulomb लॉ इन अ वैक्यूम। ये आपके पास आ गया Coulomb लॉ इन वैक्यूम। फिर आपको इस पे कुछ इंडिकेट के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। पहला कि Coulomb लॉ ने इस लॉ को या इस फोर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो अपैरेटस यूज किया था, वो उस अपैरेटस का नाम क्या था? यानी Coulomb ने अपने लॉ को वेरीफाई करने के लिए जो अपैरेटस यूज किया था उसका नाम है टॉर्शन बैलेंस। सेकंड, ये इस Coulomb लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। Here it depend upon the inverse of the square, यानी डिस्टेंस के साथ क्या है? इनवर्स में रिलेशन है और स्क्वायर में है। यानी अगर हम डिस्टेंस को ज्यादा करें तो फिर फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? स्क्वायर में असर पड़ेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सही है। तीसरा ये है कि ये क्या है? पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल है। दिस लॉ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। सही है। और तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, कुछ एमसीक्यूज कुछ पॉइंट इस तरह भी पूछ सकते हैं, इसको मजीद कुछ इंडिकेट वाले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं। इंडिकेट के क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं। इंडिकेट पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर हम चार्जेस Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड को डबल करें तो फिर इनके दरमियान न्यू फोर्स कितना हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। तो अगर आपने Q1 इसके मैग्नीट्यूड को भी डबल किया, इसको भी डबल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर F डैश किसके बराबर हो जाएगा? 4F। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो फिर ये 4 टाइम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि अगर आप Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड को डबल करें, सही है, तो फिर आपके पास, और आपने R को क्या कर दिया? R को आपने कर दिया हाफ। चार्जेस के मैग्नीट्यूड को तो आपने डबल किया और इनके दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो फिर इनके दरमियान न्यू फोर्स कितना हो जाएगा? आसान है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया और इनके दरमियान डिस्टेंस को हाफ किया तो फिर ये फोर्स कितना हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन, एफ डैश, चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करो, K 2Q1 2Q2 और R की जगह पुट करो R/2, स्क्वायर ले लो, तो इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे आ जाएगा 4K Q1 Q2, नीचे आ जाएगा R स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 16K और ये बराबर है F। तो फिर आपके पास जो न्यू फोर्स हो जाएगा वो 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरह इंडिकेट में आ सकता है कि अगर आपने सिर्फ Q1 को क्या किया? डबल किया। सिर्फ Q1 को आपने डबल किया, सही है, और इनके दरमियान डिस्टेंस को क्या किया?
डिस्टेंस को भी आपने डबल कर दिया, आर डैश, ये भी आपने 2r कर दिया। सही है, सिर्फ एक चार्ज को आपने डबल किया और डिस्टेंस इनके दरमियान डबल किया, तो फिर ये फोर्स कितना हो जाएगा? तो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा? एफ डैश न्यू फोर्स। इसमें Q2 जो है ना, एंड Q2 जो है Q2 डैश, वो Q2 के बराबर है, उसको आपने चेंज नहीं किया है। तो फिर एफ डैश कितना हो जाएगा? एफ डैश Q1 डैश Q2 डिवाइड बाई आर डैश, और स्क्वायर में है के यहां पर है, तो Q1 डैश की जगह क्या पुट करेंगे? 2Q1, और R की जगह पुट करेंगे 2R, तो फिर आपके पास एफ डैश बराबर आ जाएगा 2Q1 Q2 डिवाइड बाई व्हाट? 4R स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लो, तो ये 2 और 4 आपके पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो फिर आपके पास आ जाएगा 1/2 Q1 Q2 डिवाइड बाई व्हाट? R स्क्वायर। अच्छा, तो फोर्स कितना हो गया? हाफ हो गया। तो अब इनके दरमियान क्या आ गया? इधर क्या आ गया? 1/2 आ गया, और ये किसके बराबर है? F। तो फिर F डैश बराबर आ जाएगा F/2, यानी फोर्स इनके दरमियान क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बिकम्स व्हाट? हाफ। फिर इस तरह भी ये पूछते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि Q1 जो है ना, फॉर एग्जांपल, वो 3 है, और Q2 जो है वो 2 कूलम है। सही है, तो इनके रेशो ऑफ F1 to F2, R बस R की वैल्यू खैर है, वो गिवन नहीं है, या गिवन है वो कांस्टेंट है, R को चेंज नहीं करते। तो मतलब ये है कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे कितना। तो इनका रेशो तो हमेशा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इनका रेशो तो हमेशा क्या होगा? 1:1 होगा। मैंने तो आपको बता दिया कि ये जो फोर्स है ये तो प्रोडक्ट की वजह से, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये 3 है और ये 2 है तो ये 3 वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा। नहीं, 3 वाला ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। हियर द फोर्स इज नॉट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, द कूलम फोर्स इज ड्यू टू द पेयर ऑफ चार्जेस। अगर आप एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो वो तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, लेकिन दूसरा भी ज्यादा लगाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्शन रिएक्शन F12 is always equal to what? F21। इनका रेशो तो हमेशा बराबर होगा, यानी एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इन दोनों का यानी मैग्नीट्यूड का जब रेशो निकालते हैं F12 डिवाइड बाई F21, इनका जब रेशो यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फिर तो ये हमेशा क्या होगा? 1/1 होगा, यानी 1:1 होगा। हमेशा इनके फोर्सेस का रेशो जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, चाहे एक बड़ा हो दूसरा छोटा हो। प्रोडक्ट में लेंगे और जब फोर्स को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो रेशो हमेशा क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो पॉइंट को समझने की कोशिश करें। कूलम लॉ किस मकसद के लिए आया है? इस मकसद के लिए आया है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स किस तरह मालूम करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, और वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। सो कूलम लॉ इज जस्ट टू मेजर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अगर आप मुझे दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे दे, उनके दरमियान डिस्टेंस दे दे, यस आई कैन फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे
कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, कोई मालिक्यूल आ गया, कोई एटम आ गया, या एक तीसरा चार्ज आ गया, या प्लास्टिक आ गया, या रबर आ गया, या वुड आ गया, या कि इंसान आ गया, या इनके दरमियान वाटर आ गया, तो क्या इस फोर्स पे कोई असर पड़ेगा? इन दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है, तो अगर इन दो चार्ज के दरमियान एक तीसरा चार्ज आ गया, कोई असर नहीं पड़ेगा। इनके दरमियान पहले जो फोर्स था अभी भी वही फोर्स होगा। लेकिन अगर इनके दरमियान एक मटेरियल न्यूट्रल मीडियम आ गया, कोई एटम आ गया, कोई न्यूट्रल एटम आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, कोई प्लास्टिक आपने रख दिया, कोई रबर शीट आपने रख दिया, वाटर आ गया, माइका आ गया, फिर ये फोर्स कम होगा। लेकिन अगर इन दो चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान Q3 चार्ज आ गया, it will not affect the force between Q1 and Q2. लेकिन if we put plastic, rubber, mica, drywall, paper sheet, definitely it will affect the force between Q1 and Q2. Point to be noted. बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बड़ा ही लॉजिकल और कंसेप्चुअल पॉइंट था, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि जब इन दो चार्ज के दरमियान एक तीसरा चार्ज पुट करते फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता। Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है उस पर कोई असर नहीं, लेकिन अगर आप कोई मटेरियल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम पुट करते फिर असर पड़ते। वाई? दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। आप भी सोचें और फिर सोच के सब इनका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। और मुझे अपना फीडबैक दे दें कि कूलम लॉ में आज आपने नया क्या सीखा। लेकिन एक पॉइंट जाते जाते मैं भूल गया, और वो ये है, थर्ड पॉइंट हमने ये समझाया कि दिस फोर्स शुड एक्ट along the line joining these two charges. For example, आपने Q1 को लिखा है along x axis और Q2 को भी आपने लिख दिया along x axis. This is x axis. तो ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन भी along पॉजिटिव x होगा, और ये चार्ज, ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन भी होगा लेकिन along नेगेटिव x होगा। अगर आपने इन दो चार्जेस को along y एक्सिस रखा है, y एक्सिस, तो ये फोर्स भी along y एक्सिस होगा, लेकिन एक along पॉजिटिव y एक्सिस होगा और दूसरा along नेगेटिव y एक्सिस होगा। So this force should act the line joining these two forces, but one should act along positive x and the other should act along negative x axis. मतलब ये है कि इस फोर्स का एक डायरेक्शन होगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक सिंगल डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा? जिस लाइन में आपने चार्जेस रखे हैं उन लाइन में, उसी लाइन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, डायरेक्टेड along the line joining these two charges. This is the third point of the Newton law. Coulomb law. ये Coulomb law का जो third point था कि this force should act along the line joining these two charges. If you put the charges along x-axis, force should be x along the x-axis. If you put the charges along y-axis, the force should act along the y-axis, positive y-axis and negative y-axis, and so on. Thank you so much.